कि जब हम किसी टर्म को मल्टीप्लाई, किसी नॉन जीरो टर्म को मल्टीप्लाई या डिवाइड करें, नॉन जीरो फिक्स टर्म को अगर किसी एपी में ईच टर्म में मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, देन इट विल रिमेन एन एपी, बट जो उसका कॉमन डिफरेंस है, दैट द कॉमन डिफरेंस आल्सो गेट्स डिवाइडेड और मल्टीप्लाई दैट विद दैट फिक्स्ड नंबर। ठीक है, अगर हम डिवाइड करेंगे तो इसका जो कॉमन डिफरेंस है ना, कॉमन डिफरेंस है, डिवाइड करेंगे तो वो डी अपॉन के हो जाएगा, और अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो डी के हो जाएगा, जबकि प्लस और सब्ट्रैक्ट और ऐड करने में डी भी नहीं चेंज होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर हम दो एपीज लें, एक एपी जैसे इसमें लिखी हुई है, इसमें बता देते हैं, ये एपी लिखिए A1 A2 A3 एंड B1 B2 B3, 2 एपीज लें और इसको ऐड कर दें। ऐड करने का मतलब है यहाँ वी विल ऐड द टर्म बाय टर्म, वी विल ऐड कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स, फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट एपी टू द फर्स्ट टर्म ऑफ सेकेंड एपी, ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, अगेन इट विल बी ए एपी, लेकिन उनका जो कॉमन डिफरेंस है ना, वो अगर हम ऐड करते हैं तो इट विल बी डी प्लस डी डैश, जहां डी डैश क्या है, डी डैश इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ सेकेंड एपी। तो इफ यू ऐड देम तो कॉमन डिफरेंस विल बी डी प्लस डी डैश, एंड इफ यू सब्ट्रैक्ट देम तो कॉमन डिफरेंस विल बी डी माइनस डी डैश। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज आपको क्वेश्चन जब करेंगे ना, तो एक होता है पूरा मेथड करना, एक होता है प्रॉपर्टी लगा दो, 2 स्टेप में क्वेश्चन हो जाता है। तो ये प्रॉपर्टीज आप समझ के इनको जब लगाएंगे तो आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको इजी लगेगी। नेक्स्ट है 3 numbers x y z आर इन एन एपी, ये तो इजी है, इसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। x y z 3 नंबर्स है एपी में, तो y माइनस एक्स विल बी इक्वल टू z माइनस वाई, कॉमन डिफरेंस सेम रहता है। ठीक है, अगर हम इसको ट्रांसपोज कर दें इधर उधर तो रीअरेंज करें तो 2y आपको मिलेगा इज इक्वल टू x प्लस z। ठीक है, फॉर एन एपी इफ 3 numbers आर इन एपी देन द 2y is equal to x plus z. Next, a sequence is an AP if its nth term is a linear expression. Linear expression क्या होते हैं? हाँ, whose highest degree is 1. तो जो आप जितने भी AP हमने कल करें या आप करेंगे, उनकी जो nth term होगी हमेशा एक linear expression होगा, quadratic या cubic कभी नहीं आएगा। ठीक है, then if we select terms in regular intervals, इसको ध्यान से देखिए जरा, A1 A2 A3 अब तो हमने an माइनस 1, अगर हम इक्वी डिस्टेंस या रेगुलर इंटरवल्स दो है टर्म, कुछ भी बोल दे, इक्वी डिस्टेंस, इफ वी सेलेक्ट द टर्म्स एट रेगुलर इंटरवल्स और इक्वी डिस्टेंस मींस सपोज हमने फर्स्ट टर्म 1 लिया, फिर हम 3 टर्म्स स्किप कर दें तो हमें नेक्स्ट टर्म क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, फिर नेक्स्ट टर्म स्किप कर दें तो क्या मिलेगा, उतना ही स्किप करना, इक्वी डिस्टेंट वर्ड आया है तो ये क्या होगा, A7 होगा। तो ये जो एक छोटी जीपी जो एपी बनेगी, जो सीक्वेंस बनेगी, दैट इज ऑल्सो अ एपी। इक्वी डिस्टेंस पे हम अगर टर्म्स को लेके एक सीक्वेंस बनाए, दैट विल बी अ एपी। ठीक है, तो जैसे अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ A1 लेके अगर A5 लेते हैं तो नेक्स्ट एपी अगर हमें बनानी है तो क्या होगी, A10। ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो भी इंपॉर्टेंट है, वो कहती है कि इफ वी add the terms equidistant from the beginning and the end, starting से और लास्ट से अगर हम इक्विडिस्टेंट टर्म, वो क्या होते हैं, जैसे कि यहाँ से अगर हमने A1 लिया तो यहाँ से जो होगा हम लेंगे AN, मतलब दोनों का यहाँ से फर्स्ट टर्म वहां से लास्ट टर्म, फिर यहाँ से सेकेंड टर्म और यहाँ से सेकेंड लास्ट टर्म, ये इक्विडिस्टेंट होते हैं फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द एंड। तो उनको जब हम ऐड करेंगे उनका जो सम होगा दैट विल बी सेम, एंड दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, यानी कि जैसे A1 इज इक्वल टू AN प्लस AN इज इक्वल टू A2 प्लस AN माइनस 1 इज इक्वल टू A3 प्लस AN माइनस 2 एंड सो ऑन। ये आ गया समझ? सम ऑफ द टर्म्स, ये इंपॉर्टेंट है, कुछ क्वेश्चन से अप्लाई होती है ये वाली। The sum of the terms equidistant from the beginning and the end remains same, and that is equal to the sum of first and last term. ठीक है, ये वाली क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट वाली प्रॉपर्टी है ये। ठीक, क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखिए, अब हम आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी पे। प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। Common ratio of a GP can be positive, can be negative, but not zero. पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, बट
जीरो नहीं होगा। इसका भी रीजन कल आपको बताया था कि अगर एक भी टर्म जीरो हो गई तो हमारा कॉमन रेशियो नॉट डिफाइंड होगा, है ना। नेक्स्ट है इफ ऑल द टर्म्स ऑफ जीपी, जैसे कि हमने एपी में क्या था, इफ ऑल द टर्म्स, इफ ईच टर्म ऑफ एन एपी इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड तो इट विल रिमेन एन एपी, और कॉमन डिफरेंस भी सेम रहता है। जीपी क्या होता है, उसमें टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन से ज्यादा रिलेशन है, तो इस जीपी में क्या होता है, इफ ईच टर्म ऑफ ए जीपी इज मल्टीप्लाइड और डिवाइड बाय ए नॉन जीरो कांस्टेंट then it will remain a GP and common difference will also remain same। ठीक, अगर आप इसको करके भी देखें, A है, AR है, AR स्क्वायर है, अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं ईच टर्म में K से, तो इनको डिवाइड करिए, कॉमन रेशियो क्या आएगा, कॉमन रेशियो R ही रहेगा ना, कॉमन रेशियो R ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है द रेसिप्रोकल्स ऑफ द टर्म्स ऑफ ए गिवन जीपी will also form a GP, कि अगर A1, A2, A3 are in GP तो 1 upon A1, 1 upon A2, 1 upon A3 ये भी एक GP फॉर्म करेंगे। एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे 2 लिया, 2 स्क्वायर लिया, 2 क्यूब लिया, GP बनेगी, और 1 upon 2, 1 upon 2 स्क्वायर, 1 upon 2 क्यूब, that will also form a GP। ये वाली नेक्स्ट देखिए, इफ ईच टर्म ऑफ जीपी, अगर हम ईच टर्म ऑफ जीपी ए लिया, AR स्क्वायर, ईच टर्म ऑफ जीपी इज रेज टू सम फिक्स्ड एक्सपोनेंट, मतलब हम सबकी क्या कर दें, सबके एक पावर में एक फिक्स्ड नंबर रख दें, A की पावर M, AR की पावर M, AR स्क्वायर पावर M। ठीक है, ऐसा अगर करते हैं हम तब भी ये जीपी ही रहती है, तब भी ये जीपी ही रहती है। और इसका कॉमन डिफरेंस लेकिन क्या होगा, फिर कॉमन डिफरेंस क्या होगा, जो प्रीवियस जीपी थी उसकी पावर में m हो जाएगा। जैसे पहले जो जीपी थी उसका कॉमन डिफरेंस r था, अब जो इनका कॉमन डिफरेंस होगा, सॉरी नॉट कॉमन डिफरेंस, कॉमन रेशियो जो होगा वो r पावर m हो जाएगा। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी भी अभी जो जैसे एपी में करी, अगर हम दो जीपीज है, वी टेक 2 जीपीज, एक के टर्म से A1, A2, A3, दूसरे की टर्म से B1, B2, B3 एंड विल कंबाइन देम। कंबाइन कैसे करेंगे, टर्म बाय टर्म मल्टीप्लीकेशन करेंगे। वहां हम टर्म बाय टर्म क्या कर रहे थे, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं, टर्म बाय टर्म मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन कर सकते हैं, तो भी वो जीपी ही रहेगी। ठीक है, और जो उनका कॉमन रेशियो है वो RR डैश हो जाएगा अगर हमने मल्टीप्लाई करी है दोनों जीपीज, और R अपॉन R डैश हो जाएगा अगर हमने जीपीज को डिवाइड किया। ये वाली भी जीपी जो हमने एपी में पढ़ी है वैसी है कि इन ए फाइनाइट जीपी द प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगनिंग एट द एंड रिमेन सेम। वहां एडिशन था, यहाँ मल्टीप्लीकेशन है। अगर हम इफ वी टेक द टर्म्स फ्रॉम द बिगनिंग एंड द एंड एंड मल्टीप्लाई देम, दैट विल रिमेन सेम एंड इट इज इक्वल टू द मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। 3 non-zero numbers ABC are in GP। non-zero numbers ABC are in GP, तो आप क्या लिख सकते हैं, B अपॉन A इज इक्वल टू C अपॉन B, मल्टीप्लाई करेंगे तो B स्क्वायर इज इक्वल टू AC। इसको अभी हम डिटेल में बस इसके बाद ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, B स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाता है AC। If the terms of a given GP are chosen at regular intervals, then the new sequence so formed also as GP। जैसा कि आपको अभी बताया, एक सीक्वेंस लिया, अगर मैंने A1 लिया, A3, A5, A7, तो अगर ये A1, A2, A3 एक GP है, तो इसकी टर्म्स अगर हम रेगुलर इंटरवल्स पे ले, यानी हमने क्या लिया A1, A3, A5, A7, दिस विल आल्सो फॉर्म है GP, जैसे अभी AP में पढ़ी थी वही है। लास्ट प्रॉपर्टी इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट प्रॉपर्टी क्या है, क्या कह रही है लास्ट प्रॉपर्टी, if A1, A2, A3 is a GP of positive terms, then log A1, log A2, log A3 is an AP। ठीक, अगर हम कोई एक सीक्वेंस लेते हैं जो कि GP में है A1, A2, A3,
और ईच टर्म का अगर हम लॉग लें तो क्या हो जाएगा, log a1 log a2 log a3, एंड दैट सीक्वेंस विल बी अ एपी। और वाइस वर्सा, यानी कि अगर हमने लिया एक सीक्वेंस ऐसा कि log a1 log a2 log a3, this is a AP, then a1 a2 a3 dot dot will form a sequence that is a GP। ठीक है, लास्ट वाली प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं मेंस में। इसके बाद आते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हरात्मक श्रेणी। सुना होगा नाम तो आपने, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हाँ, हार्मोनिक प्रोग्रेशन आपके लिए, हार्मोनिक प्रोग्रेशन कुछ नहीं, अगर आपको एपी क्लियर है हार्मोनिक प्रोग्रेशन अपने आप आ जाएगा, कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो देखिए को बोलते हैं हरात्मक श्रेणी। नहीं, हराने वाली श्रेणी नहीं है ये, हरात्मक श्रेणी है, हराती नहीं है ये, जिताती है, ये बहुत अच्छी श्रेणी है। अगर आपको एपी आती है तो एचपी आराम से आ जाएगी। इसमें हम मानते हैं लेट a1 नहीं a1 a2 a3 an is a sequence which is in HP। ठीक है, देन अगर हम इनकी टर्म्स का रेसिप्रोकल करें, ये अगर HP में, इसका मतलब होता है इसकी टर्म्स का रेसिप्रोकल 1/a1 1/a2 1/a3 1/an, ये क्या होगी, AP में होगी। बस हम यही करते हैं, अगर HP का कोई क्वेश्चन हमें मिलता है ना, तो हम उसको क्या करते हैं, पहले उसको AP में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे, ईच टर्म का रेसिप्रोकल करते हैं और फिर उसको जैसे AP के फॉर्मूले लगते हैं वो लगाते हैं, लेकिन लास्ट में जैसे आपने NH टर्म निकालने को बोला गया है, ठीक है, तो हमने AP में कन्वर्ट करी, NH टर्म निकाला, तो वो टर्म किसका होगा, AP का होगा, फिर इसका रेसिप्रोकल करेंगे तब हमको HP का NH टर्म मिलेगा। ये बस करना भूल जाते हैं, ये गलती होती है। अदरवाइज अगर आपको AP क्लियर है, HP कुछ भी नहीं, बस इतनी सी थ्योरी है। तो अगर हम इसका NH टर्म चलिए निकालते हैं, इसका NH टर्म, ठीक है, किसका, HP का NH टर्म निकालते हैं। तो हमने इसको AP में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब पहले इसका NH टर्म निकाले, इसका NH टर्म निकालते हैं तो क्या होगा, NH टर्म ऑफ AP निकाल रहे हैं अभी, तो क्या आएगा, A प्लस n-1 इंटू डी, यानी 1/a1 प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब अगर हमको इसका निकालना है, यहाँ पे तो NH टर्म an है ना, ये तो हमने क्या निकाला है, 1/an निकाला है। ये जो हमने निकाला है ये 1/an निकाला है, क्योंकि ये AP लिया, इसका NH टर्म 1/an है। ठीक है, तो an क्या होगा, 1/1/a1 प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, रेसिप्रोकल कर देंगे। अच्छा, एक चीज और, अगर मैं ऐसे उल्टा करके लिखती हूँ, मैं आपको इसलिए अभी बताते हैं क्यों क्लियर करें। अगर मैंने लिखा 1/a1 1/a2 1/a3 अप टू 1/an इज इन HP, तो इसका मतलब क्या होगा, a1 a2 a3 an किस में होगी, AP में होगी। तो NH टर्म ऑफ AP यानी an क्या होगा, A प्लस n-1 इंटू डी। बच्चों यहाँ पे a1 है या a लिखा है, इसको सेम ही आप समझिएगा, फर्स्ट टर्म पे आप a भी यूज करते हैं, कहीं a1 यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर हमको HP की निकालनी है, NH टर्म ऑफ HP, तो क्या निकलेगी, 1/an इज इक्वल टू हो जाएगी 1/a प्लस n-1 इंटू डी, है ना। वहां से डिफरेंट आ रही है ना, ये आ रही है ना डिफरेंट। तो इसको आप लोग फॉर्मूला मत याद करिएगा, किसी बुक में ऐसी टर्म्स HP लेके ये AP डिफाइन करते हैं, फिर NH टर्म निकालते हैं, कुछ बुक्स में ऐसे लेके HP फिर करके ये निकालते हैं। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला नहीं याद करना है NH टर्म का। हम लोग क्योंकि क्वेश्चन जो भी करेंगे सब में HP को पहले AP में कन्वर्ट कर देंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे।
समझ रहे हैं? फॉर्मूला याद करेंगे ये, अगर आप ये फॉर्मूला याद करेंगे तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि A1 A2 A3 इज इन इट। अगर आप ये फॉर्मूला याद करेंगे तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। डिफरेंट निकली है ना भाई n की वैल्यू, ठीक। ये छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं ना जो गलतियां हो जाती हैं, इसलिए आपको बता रहे हैं कि बुक में देखा, जल्दी से एग्जाम होने वाला है और जल्दी से HP का फॉर्मूला भूल रहे, देख ले ऊपर डेफिनेशन तो पढ़ी नहीं, फॉर्मूला देख लिया। होता है ऐसा? नहीं होता। आराम से पढ़े तो कोई बात नहीं, कभी कभी जल्दी में होता है। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। अच्छा, इसमें करस्पॉन्डिंग सीक्वेंस नाम का टर्म होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखी थी A1 A2 A3 लिखी थी, एक HP लिखी थी, तो इसकी जो करस्पॉन्डिंग जो सीक्वेंस होगी ना वो HP में होगी। करस्पॉन्डिंग वर्ड जब क्वेश्चन हम लोग करेंगे ना तो उसमें एक वर्ड करस्पॉन्डिंग अगर मतलब आप लगाएंगे तभी उसको अप्लाई करिएगा। अभी आपको क्वेश्चन बताते हैं कैसे कंफ्यूज करते हैं क्वेश्चन में। ये वाला देखिए पहले क्या कह रहे हैं ये, The 8th and 14th term of HP are 1/2 and 1/3। तो इसमें हम करते हैं A8 फॉर HP लिख देते हैं, ठीक है। एक मिनट, HP का हमें जो टर्म है वो दिया है 1/2, 8th टर्म दिया है, 8th टर्म इज इक्वल टू 1/2 और 14th टर्म दिया है कितना है 1/3। तो इट मीन्स अगर हम इसको सपोज करते हैं A8 और इसको सपोज करते हैं A14, फाइंड क्या करना है हमको, 20th टर्म एंड इट्स जनरल टर्म। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर हम इसको AP में कन्वर्ट करें तो 1/8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/1, है ना, यही होगा। इसको कन्वर्ट करने के बाद अब आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे AP का, A प्लस NH टर्म का, यहाँ नहीं लगाएंगे, यहाँ पे A प्लस N-1 इंटू D नहीं लगाएंगे क्योंकि ये HP का 8th टर्म है। अब हमने इसको कन्वर्ट कर दिया एक AP में, अब आप इसमें यहाँ पे AP का NH टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे इसको लिख देंगे तो A8 इज इक्वल टू आ जाएगा, ये क्या होगा, हाँ तो A प्लस 7D इज इक्वल टू हो जाएगा 2, यही होगा अगर हम AP का फॉर्मूला लगाएंगे तो। और यहाँ से क्या निकलेगा A प्लस 7D, हाँ A प्लस 13D इज इक्वल टू 3। दोनों इक्वेशन सॉल्व करिए, क्या आ रहा है, क्या आप लोगों ने, हाँ आसान है ये, इजी क्वेश्चन है ये। D इज इक्वल टू आया 1/6 आया, ठीक है। और A क्या निकलेगा, A इज इक्वल टू आ रहा है 7 इंटू A प्लस 5/6, ठीक है। निकालना क्या है हमको, A20 निकालिए, A20 इज इक्वल टू A प्लस 19D। ये फर्स्ट टर्म क्या है इसकी 5/6 प्लस 19 इंटू 1/6, 24/6 आया 4। क्या ये आंसर है, ये आंसर नहीं है, ये हमने AP की यही गलती होती है, ये हमने AP की 20th टर्म निकाल ली है। क्वेश्चन में हमको बोला है फाइंड द 20th टर्म ऑफ HP, हाँ A20 ऑफ HP इज इक्वल टू 1/4 है, ठीक है। और जनरल टर्म कैसे निकलेगी, जनरल टर्म हालांकि पहले हम लोगों को निकालनी चाहिए, है ना। AN इज इक्वल टू ऐसे निकलेगी A प्लस N-1 इंटू D, A हमारा है 5/6
प्लस n माइनस 1 इंटू 1/6, ये आपको देगा n प्लस 4/6, ठीक है। तो nth टर्म या जनरल टर्म पूछा है ऑफ HP क्या हो जाएगी 6/n प्लस 4, रेसिप्रोकल कर दोगे इसको, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है इसमें? गड़बड़ इसमें बस अगर आप ऐसे करेंगे इजी है, यहीं पे बस थोड़ा सा ध्यान छूट जाता है, प्रैक्टिस करेंगे तो वो आदत पड़ जाएगी, यहीं पे गड़बड़ हो जाती है इजी है ना। HP इजी, अगर आपको AP क्लियर है ना तो HP में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिए, इसमें हमारी प्रॉपर्टीज यूज होंगी, जो अभी आपको प्रॉपर्टीज बताई थी APGP की। नेक्स्ट क्वेश्चन में रब करें, पूरा रब कर दें बेटा। आप लोगों को लगे यहाँ जो पढ़ाया जाता है आप लोग घर जाके थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे ना, तब वो एकदम दिमाग में बैठेगा, नहीं तो फिर वो तो भूल ही जाएंगे। दिमाग से होता है, कुछ छोटी छोटी चीजें होती हैं जो बीच बीच में बताई जा रही हैं। A is greater than 1, B is greater than 1 and C is greater than 1 are in GP, then show that। कंडीशन इसलिए ली है क्योंकि नेगेटिव नंबर्स का लॉग नहीं पॉसिबल होता है ना, इसलिए ये लिखा है, इसलिए कंडीशन लगी है। A is greater than 1, B is greater than 1 and C is greater than 1। तो ये कह रहे हैं कि A, B, C are in GP, ये हमको गिवन है, ये गिवन है। और प्रूफ करना है कि 1/log A प्लस log A टू द बेस E प्लस 1/1 प्लस log B टू द बेस E 1/1 प्लस log C टू द बेस E आर इन, इसमें प्रूफ करना है HP में। कैसे करेंगे? हाँ बताओ। आपको लास्ट प्रॉपर्टी जीपी में मैंने बताई थी कि अगर A1, A2, A3 अगर जीपी में है तो log A, log B, log C डैश डैश जो है वो किस में होगी? AP में होगी, और वाइस वर्सा भी ट्रू है ना। तो यहाँ पे हमको अगर ABC आर इन जीपी दिया है, दिस इंप्लाइज log A टू द बेस E, log B टू द बेस E, log C टू द बेस E आर इन AP, ठीक है। फिर अब हम किसकी प्रॉपर्टी लगाएंगे? एपी की प्रॉपर्टीज लगाएंगे। मैंने बताया था कि हम फिक्स्ड टर्म को ईच टर्म में अगर ऐड कर दें इट विल रिमेन एन एपी, तो सब में हम ऐड कर देते हैं, 1 ऐड कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस log A बेस E, 1 प्लस log B बेस E, 1 प्लस log C बेस E आर इन एपी। अगर इसका रेसिप्रोकल कर दे तो ये किस में होंगी? HP में हो जाएंगी, वही प्रूव करना था, हो गया ना। अब अगर ये क्वेश्चन आया और आप उसको सॉल्व करने में लगे हैं B² = AC करके, तो कितना लंबी प्रोसेस है ना, तो प्रॉपर्टीज इसलिए आनी बहुत जरूरी है। दो तीन स्टेप में हो गया ये आपका। दिस इंप्लाइज 1/1 प्लस log A बेस E, 1/1 प्लस log B बेस E, 1/1 प्लस log C बेस E आर इन HP। कोई प्रॉब्लम? कुछ पूछना है? अभी तक जो पढ़ाया उसमें कुछ पूछना है? आगे बढ़े? पीछे आप लोगों को आ रहा है समझ में? ये क्वेश्चन जो है ना, नहीं ये मेरे पास लिखा नहीं है, किसमें आया है?
अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 99 का IIT JEE का क्वेश्चन है ये। तब एडवांस मेंस अलग नहीं होता था, एक ही IIT JEE नाम से ही होता था, उसका क्वेश्चन है ये बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है ये। इसीलिए मैं लिख के लाई हूँ कि आपको मतलब क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, बस इसका एक एक वर्ड समझिए। क्वेश्चन में आपको गिवन है A1, A2, A3 अप टू A10 इज इन AP, ठीक है। और दिया है H1, H2, H3, H10 इज इन HP, और दिया है A1 इज इक्वल टू H1 इज इक्वल टू 2, A10 इज इक्वल टू H10 इज इक्वल टू 3, और आपको वैल्यू फाइंड करनी है A4 H7 की। कुछ बताइए कैसे करेंगे? बेटा थोड़ा सा नीचे कर लो, सुना ही नहीं देता। हाँ A4 आप निकालेंगे, किससे निकालेंगे? हाँ A1 आपको 2 दिया है, फर्स्ट टर्म दी है, तो अब D निकल आएगा आपका, और A10 भी दिया मतलब D निकल आएगा, आप A4 निकाल लेंगे। फिर H1 को आप किस में कन्वर्ट करेंगे? AP में कन्वर्ट करके उसको निकालेंगे और फिर इसमें करेंगे। इसमें जैसे पहले क्वेश्चन आप देखेंगे ना, तो आपको ये लगेगा कि ये ऐसा क्या पॉसिबल है, एक ये सीरीज दी है, अगर ये इसकी रेसिप्रोकल है तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है 2। इसमें ये कहीं सुन लो इधर, है ना, पता है हमारा रिकॉर्ड हो रहा है, अब तो हम वो लाइन भी नहीं बोल सकते कि बेटा हमने जो बोल दिया वो सुनाई देगा, रिकॉर्ड हो रहा है तो सब सुनेंगे ही, है ना। दोबारा बहुत इजी क्वेश्चन, जैसे हमने इसके पहले एक HP वाला क्वेश्चन किया ना, ये वैसे ही है। कहीं ये नहीं लिखा है, आपको पहली नजर में देखेंगे ना तो आप सोचेंगे इसी की ये HP, ऐसा नहीं लिखा है इसमें, है ना। तो बस यही नहीं इसमें लगाना है, बाकी आप लोगों ने जो बताया वो सही है, इसको करके देखिएगा। A1 और A10 का यूज करके आपका D निकल आएगा, फर्स्ट टाइम आपको मालूम है, आप A4 निकाल लेंगे। इसके बाद H1 आपका 2 है, H10 3 है, उसको वापस किस में कन्वर्ट करेंगे? एक AP में कन्वर्ट करेंगे, आपका क्या निकलेगा? A7, A डैश उसको नाम दीजिएगा, A डैश नाम दीजिएगा, है A डैश 7 निकलेगा, उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो H7 निकलेगा और उसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे इस क्वेश्चन को। सॉल्व किया आपने? हाँ आंसर तो 6 है, 6 है आंसर, ऐसे ही आ रहा है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है। आप लोगों को कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? इजी क्वेश्चन है, आया हुआ है, बस कंफ्यूजन हो रही है देख के ना, देख के ऐसे लग रहा है बहुत कंफ्यूजन, कुछ भी नहीं है इसमें। चलिए नेक्स्ट आते हैं, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। ये अभी आप लोगों को प्रॉपर्टीज में थोड़ा मैंने बता ही दिया है, फटाफट से इसको करते हैं। अरिथमेटिक मीन, अभी हम 3 नंबर्स का पढ़ रहे हैं, ठीक है, 3 टर्म्स, 3 नंबर्स या टर्म्स। तो AM अगर हमने 3 नंबर्स लिए हैं, A फिर क्या लिखा है, हमने अरिथमेटिक मीन को AM से सपोज किया है, A से किया, AM से किया, A से किया। लेट्स if A is the arithmetic mean of A and B, अगर A arithmetic mean है, if A is arithmetic mean of A and B, it means A कैपिटल A, B क्या होंगे? They will form a AP, ये मतलब होता है, ठीक है। अरिथमेटिक मीन आप लोग निकाले हैं ना, एवरेज निकालते हैं स्टैटिस्टिक्स में, वो उसको उसी को तो बोलते हैं मीन, वही चीज है इसमें।
सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे 2 हैं, तो इन्हें टर्म अगर आप इसका निकालेंगे, इसको आप डी मेथड से भी कर सकते हैं। इसको आप लिखेंगे a माइनस ए इज इक्वल टू बी माइनस ए, हो जाएगा 2a इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन 2। ये अभी हमने प्रॉपर्टी में भी पढ़ा है ना एपी की, समझ में आया। इसमें ये ध्यान रखना है, जो अरिथमेटिक मीन होगा ना, दैट विल लाई बिटवीन दीज टू टर्म्स। जिसका अरिथमेटिक, जिन 2 टर्म्स का हमने अरिथमेटिक मीन निकाला है उसके बीच में ही लाई करेगा। जैसे कि अगर लेते हैं 3 और 8 लिया, इनका अरिथमेटिक मीन क्या होगा? 3 प्लस 5 अपॉन 2, यानी क्या आएगा 4, और 3 और 5 के बीच में 4 लाई कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं जीएम पे, जियोमेट्रिक मीन। इफ G is geometric mean of A and B, it means then A, G and B किसमें होंगे? आर इन जीपी। जीपी में होंगे तो इनका कॉमन रेशियो सेम होगा, यानी कैपिटल G अपॉन A इज इक्वल टू B अपॉन G। इट मीन्स G स्क्वायर इज इक्वल टू AB, ठीक है। और G इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट AB लिख सकते हैं। यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए, ये लिख सकते हैं ना। तो 2 तो नहीं होंगे, ज्योमेट्रिक मीन तो एक ही निकलेगा, पॉजिटिव नेगेटिव। बाय कन्वेंशन हम ऐसा लेते हैं कि इफ ए बी पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, तब तो हमारा जो G होगा वो अंडर रूट AB होगा। इफ ए बी लेस देन 0 है तो हमारा जो ज्योमेट्रिक मीन होगा, बाय कन्वेंशन ये हम लेते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं आपको प्रूफ भी बता देती हूँ, प्रूफ तो नहीं, एक एग्जांपल लेके थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं इसको। टर्म्स लीजिए 2 और 8, ये सपोज A है, ये B है, ठीक है। तो इसका जो ज्योमेट्रिक मीन निकलेगा वो क्या निकलेगा? अंडर रूट 2 इंटू 8 16, यानी क्या आएगा 4। अगर यहाँ प्लस माइनस साइन अगर दोनों लगाते हैं, अगर -4 लेते हैं तो क्या -4 लाई करें 2 और 8 में? नंबर लाइन पे अगर आप इसको रिप्रेजेंट करिए तो क्या -4 बीच में लाई आएगा? नहीं करेगा। इसीलिए जब हम पॉजिटिव नंबर्स लेंगे तो हम प्लस साइन लेंगे। एक और लेते हैं, अगर -2 और -8 लिया हमने, ठीक है, तो इनका ज्योमेट्रिक मीन में हम बाहर माइनस बाय कन्वेंशन लगाते हैं, आएगा नहीं, ये माइनस लगाएंगे इस माइनस को, क्योंकि अंदर जब टर्म -2 इंटू -8 होंगी तो ये अगेन आपको 4 ही मिलेगा, ये -4 होगा। अब अगर इसको नंबर लाइन पे आप रिप्रेजेंट करिए, -2 यहाँ -8, तो -4 बीच में आ रहा है ना, ये हम पॉजिटिव नहीं ले सकते। तो जो जीएम होता है वो उन दोनों नंबर्स के बीच में लाई करेगा। इसी टाइप से अरिथमेटिक मीन भी दोनों नंबर्स के बीच में ही लाई करेगा, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन करें आपके 2 आंसर्स आ रहे हैं, तो आप उसमें वही आंसर लेंगे जो दोनों नंबर्स के बीच में लाई कर रहा है, दूसरा वाले को आप नेग्लेक्ट करेंगे, ठीक, क्लियर। ये कंडीशन इसमें लिख लीजिएगा, G इज इक्वल टू प्लस अंडर रूट AB फॉर AB ग्रेटर देन 0 एंड G इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट AB इफ AB इज लेस देन 0, ठीक है। अब आते हैं हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन भी वही हम AM से ही निकालेंगे इसको। H इज हार्मोनिक मीन ऑफ A and B if A, H and B are in HP। अब हम डायरेक्ट इसको क्या करेंगे, HP के सारे क्वेश्चन हम कैसे करते हैं, AP में कन्वर्ट करके, यानी लिखेंगे 1/A, 1/H, 1/B are in AP। और अब हम फिर इसमें अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला डायरेक्ट लगाते हैं। डायरेक्ट लगाइए आप अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला। तो 1/H, यहाँ पे ये अरिथमेटिक मीन होगा, इज इक्वल टू 1/A प्लस 1/B अपॉन 2। तो 1/H इज इक्वल टू आएगा आपका 2 इंटू A प्लस B अपॉन AB। H इज इक्वल टू आ जाएगा, हाँ कुछ गड़बड़ हो गई,
2ab 2ab अपॉन a प्लस b। ये आया रिजल्ट। ये रिजल्ट आपको याद करने हैं, इसके भी क्वेश्चंस आते हैं। ए तो याद ही रहता है, a प्लस बी अपॉन 2, जी भी आ जाता है स्क्वायर रूट ए बी, और ये h इज इक्वल टू होता है 2ab अपॉन a प्लस बी। ठीक है, अब अगर हमको अब अगर ये तो हमने 3 नंबर्स के लिए पढ़ा, अगर n अरिथमेटिक मीन्स होंगे या n ज्योमेट्रिक मीन्स होंगे, अब हम पढ़ रहे हैं फॉर n अरिथमेटिक मीन, n नंबर ऑफ हमें डालने हैं। तो इसके लिए क्या होगा, अगर हम सपोज करते हैं लेट a1 a2 a3 an are n arithmetic means between a and b, between a and b। तो इसका मतलब ये a a1 a2 a3 ये आपको क्या मिलेगी, एक ये किसमें होनी चाहिए, AP में होनी चाहिए टर्म। अब हम n के लिए पढ़े, अभी हम लोगों ने 3 नंबर्स के लिए पढ़ा था ना, अब अगर n दिया है तो हम क्या करेंगे, उनको a और b के बीच में डालेंगे, दे शुड लाई इन बिटवीन a b, और इस टाइप से होनी चाहिए कि दे ऑल विल फॉर्म अ AP। अब अगर इसके अब हमें बोला है कि ऐसे ये वाले क्वेश्चन आप लोग एनसीईआरटी में भी हैं कई सारे, कि इंसर्ट करिए 5 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 2 नंबर्स, इस टाइप के है ना, ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट करिए। तो आप कैसे करेंगे, उसके लिए हमें डी पता होना चाहिए। एम के केस में डी पता होगा, ए पता है, बी पता है, आराम से निकाल लेंगे, डी तो पता होना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें कितने मीन्स डाले हमने, एन, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई, n प्लस 2, बीच की n, एक ये एक वो, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो गई n प्लस 2। उसी फॉर्मूले से निकालेंगे, nth टर्म के फॉर्मूले से, b इज इक्वल टू an इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे an हमारा क्या है, b है, इज इक्वल टू a, फर्स्ट टर्म हमारी a है, प्लस n माइनस 1, n यानी नंबर ऑफ टर्म्स जो कि क्या है, n है, n प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, b इज इक्वल टू a प्लस n प्लस 1 इंटू डी, तो b माइनस a अपॉन n प्लस 1 इज इक्वल टू डी। डायरेक्ट फॉर्मूला भी आप याद कर सकते हैं, नहीं तो अगर क्वेश्चन मिला है तो इसको पूरा इसी मेथड से करिए जैसे भी है। जब हमें d मिल गया तो हम a1 निकाल लेंगे, a1 अगर हमें निकालना है तो कैसे निकालोगे, a प्लस d कर दोगे, a2 निकालने के लिए क्या करोगे, a1 प्लस d कर दो, या a प्लस 2d कर दो, एक ही बात है ना। तो हमें इसमें सिर्फ क्या d चाहिए होता है, ठीक है। अब इसी तरह अगर हमें n ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट करने हैं तब क्या होगा, बिटवीन a एंड b, तो a g1 g2 g3 gn और b rn किसमें होंगे, ये जीपी में होने चाहिए, है ना। तो जब जीपी में होंगे तो आपका अब क्या निकालना है, अब हमें आर पता होगा तो हम इजीली कर सकते हैं, फिर से वही nth टर्म का फॉर्मूला लगेगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, कितनी है, n प्लस 2, बीच की n है, और दोनों ऐड करेंगे तो n प्लस 2 हो जाएगा। तो b nth टर्म का फॉर्मूला b इज इक्वल टू a फर्स्ट टर्म r n माइनस 1, यानी n प्लस 2 माइनस 1, n की जगह नंबर ऑफ टर्म्स होता है, n प्लस 2 लगाया, ये आ गया b इज इक्वल टू a r n प्लस 1। इसको आप करेंगे सॉल्व, b अपॉन a इज इक्वल टू r n प्लस 1, b अपॉन a 1 अपॉन n प्लस 1 इज इक्वल टू r। ध्यान से समझ लीजिए, कल इसके क्वेश्चंस करेंगे, इनके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आ गया, इसी में चेंज करते हैं, फॉर n हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन के लिए क्या करेंगे, क्या करेंगे,
HP में AP में बदल देंगे। दिस implies A H1 H2 H3 HN are in HP। इसका मतलब ये होता है कि 1/A 1/H1 1/H2 1/H3 अप टू 1/HN 1/B किसमें होंगे, किसमें होंगे, AP में होंगे। अब हम फिर से इसमें फॉर्मूला लगा देंगे, कौन सा, वही nth टर्म का। AP में हमने कन्वर्ट कर दिया। 1/B इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म 1/A प्लस नंबर ऑफ टर्म्स n+2 है, n+2 -1 इंटू D। 1/B इज इक्वल टू 1/A प्लस n+1 इंटू D को सॉल्व कर लीजिए। यहां भी हमको क्या चाहिए, क्या चाहिए यहाँ पे, हम ये पूरा प्रोसेस इसलिए कर रहे हैं, क्या निकालने के लिए कर रहे हैं, D निकालने के लिए कर रहे हैं। इज इक्वल टू D। लेकिन ये किसका D निकला है, ये तो AP का निकला है, हमें तो HP के लिए चाहिए ना टर्म। क्या करेंगे, तो ये जब हमने D निकाल लिया उसके बाद आप क्या करेंगे, क्वेश्चन में आप ये D यही रखिए, इसको रेसिप्रोकल नहीं करिएगा, ठीक है, D यही रखेंगे। अगर आप इसमें 1/H1 निकालना होगा तो आप 1/A प्लस D करके निकालेंगे टर्म, और फिर ये 1/H1 जो आएगा इसका रेसिप्रोकल करेंगे, तब आपको H1 मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, ये तो हो गया कि जब आपको, पहले हमने 3 टर्म्स के लिए पढ़ा, 3 टर्म्स के लिए तब पढ़ा जब वो ABC क्या फॉर्म कर रहे थे, AP GP या HP। यहां भी हमने n टर्म्स के लिए पढ़ा जबकि वो क्या फॉर्म कर रहे हैं, AP GP या HP। अब हम पढ़ रहे हैं फॉर एनी n नंबर ऑफ टर्म्स। ये अब जो पढ़ा रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका इनइक्वालिटी के भी थ्योरम कल बताएंगे, उसके क्वेश्चंस बहुत आते हैं मेंस वगैरह, मेंस एडवांस में भी आते हैं, ठीक है। तो अब इसको ध्यान से देखिए, अभी अब ना हम क्या करेंगे, एनी n नंबर्स लेंगे। अब अरिथमेटिक मीन ऑफ n नंबर्स है, यानी कि एनी n नंबर से। अब हम ये नहीं देख रहे हैं, अगर आपको नंबर कोई भी नंबर दिए हैं, हम ये नहीं देखेंगे वो AP में है या GP में है, HP में है, वो नहीं देखना है। एनी नंबर की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आपको अरिथमेटिक मीन ऑफ A1 A2 A3 AN आपको निकालना है, आप जानते भी अरिथमेटिक मीन मतलब एवरेज, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, वही फॉर्मूला लगाया है, A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू AN डिवाइड बाई n, ये होता है। ये ध्यान रखिएगा बेटा, इसके क्वेश्चन आते हैं। जब कोई भी n नंबर दिए हो तो आप उसमें AP GP मत ढूंढिएगा, बस सिंपल हमको अरिथमेटिक मीन ऑफ सिंपल जो नंबर्स होता है वो लगाए। सेकंड देखिए, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ n नंबर्स, इसमें G1 G2 G3 GN आर पॉजिटिव रियल नंबर्स, ये कंडीशन जरूरी है। जब पॉजिटिव रियल नंबर्स होगा तभी हम ज्योमेट्रिक मीन निकाल पाएंगे, ठीक है। नेगेटिव में क्यों नहीं निकाल पाएंगे, 0 में तो नहीं निकाल सकते, पता ही है टर्म्स नहीं होती हैं। नेगेटिव में क्यों नहीं निकाल पाएंगे, हाँ, क्योंकि अगर यहाँ पे रूट अगर हम करेंगे तो वो रियल नंबर नहीं होगी, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आ सकती है ना, इसलिए। तो यहाँ पे ये कंडीशन, ये भी क्वेश्चंस में लिखी रहती है। ये कंडीशन जब आप अगर इसमें गिवन होगी कि ये n पॉजिटिव रियल नंबर है, तभी आप ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला लगाएंगे। एंड इसको कैसे याद करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, n नंबर्स है तो पावर 1/n। जैसे 3 नंबर्स होंगी तो आप क्या करेंगे, G1 इंटू G2 इंटू G3 पावर
1/3। 4 नंबर्स हैं, 4 नंबर्स का प्रोडक्ट पावर 1/4। ठीक है, इजी है ना फॉर्मूला। प्रोडक्ट ऑफ ऑल द नंबर्स रेज टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 1 नंबर ऑफ टर्म। हार्मोनिक मीन ऑफ n नंबर्स, इसका ये फॉर्मूला है HM इक्वल टू n अपॉन में 1/h1 प्लस 1/h2 प्लस 1/h3। ये वाला जो फॉर्मूला है ये भी हमारा अरिथमेटिक मीन से निकला है। अगर आप A1 की जगह लेकिन यहाँ पे मीन आप नहीं लीजिए, आप यहाँ पे अच्छा ये नॉन जीरो रियल नंबर्स को ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम 1/h1 कर रहे हैं, डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0। ठीक है, क्वेश्चंस करेंगे? नहीं, एक छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा नहीं है, बाकी कल करेंगे। इसका खाली फर्स्ट क्वेश्चन कर लीजिए, बाकी कल करा देंगे। इंसर्ट 3 ज्योमेट्रिक मीन्स, टाइम भी हो गया क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 1 एंड 256, 1 एंड 256। तो आप सिंपल है ना, कैसे करेंगे? 3 हाँ सही बोला, क्या बोला? हाँ, डायरेक्ट आप फॉर्मूले से भी लगा सकते हैं। R इक्वल टू होता है B/A पावर 1/n+1। ठीक है, यहाँ पे n क्या लेंगे? यहाँ पे 3 टर्म्स हमें डालनी है, 3 टर्म्स डालनी है। n क्या लेंगे इसमें? 5 लेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखें, अगर आप फॉर्मूला लगा रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स लेंगे 5 लेंगे, यहाँ पे 3 नहीं लेंगे। हाँ, और अगर ये फॉर्मूले से तो हो ही जाएगा, और वैसे आपको करना है तो पूरा करिए। 256 nth टर्म है इज इक्वल टू a यानी 1 इंटू आर रेज टू n-1 यानी 5 टर्म्स है, तो 5 - 1 कितना हो गया? 4। तो 256 1/4 इज इक्वल टू आर आ जाएगा, कितना आएगा बताइए? 256 पावर 1/4 4। ठीक है, तो हमारा G1 क्या हो जाएगा? 1 इंटू 4, 1 इंटू 4 आ गया 4। G2 हो जाएगा 1 इंटू 4 स्क्वायर, जैसे हम जीपी में निकालते हैं 16। G3 हो जाएगा 1 इंटू 4 पावर 3, 64। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन अगर आप करें तो कर लीजिएगा, नहीं ये बाकी कल करवाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू बेटा। कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, प्रॉब्लम हो। हाँ, आपको आ रहा है पीडीएफ बाकी का? बाकी सब टॉपिक्स का आया है बेटा? मुझे भी पता नहीं आता है कि अगर आता होगा बाकी सब्जेक्ट का तो हम बाकी सब्जेक्ट का आता है।